हेलो एवरीवन। गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। और रक्त का थक्का कब जमता है? जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई कट लगता है या कोई इंजरी होती है तो कुछ देर में ब्लड क्या होता है, ऑटोमेटिक जम जाता है। तो जो ब्लड जमना कहलाता है ब्लड कोएगुलेशन। अब क्या होता है कि नेचुरली ब्लड क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। तो वो ब्लड इन वेसल्स के अंदर क्यों नहीं जमता? फर्स्ट वन हम देखेंगे कि वो जो ब्लड के नहीं जमने का कारण, जो ब्लड कंटिन्यूस क्या होता है वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, उनके अंदर वो क्यों नहीं जमता है। फिर देखेंगे कि आप जब चोट लगती है उसके बाद में ब्लड जमता क्यों है। तो उन दोनों को देखते हैं। फर्स्ट वन ये हमारी क्या है, एक वेसल्स है। एक सपोज दैट ये एक हमारी आर्टरी है और इस आर्टरी के अंदर ये क्या है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो में है। अब क्या होगा कि जब तक ये इस वेसल्स के अंदर है ये कभी नहीं जमता। क्यों? क्योंकि इस वेसल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो इसको जमने से रोकते हैं या कोएगुलेशन से रोकते हैं, जिनको हम एंटी कोएगुलेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, एंडोथीलियम है। और किसकी एंडोथीलियम है? हमारी वेसल्स की। ये एंडोथीलियम जो होती है, इस एंडोथीलियम की तीन लेयर होती है। हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसकी तीन लेयर होती हैं। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, इसको काट के देखूँ तो इसके अंदर क्या मिलेंगी? तीन लेयर देखने को मिलेंगे। एक होगी ट्यूनिका इंटीमा, एक ट्यूनिका मीडिया, और एक इसके अलावा क्या होगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये तीन क्या होती है, हमारी इस एंडोथीलियम की लेयर होती है। इंटीमा अंदर वाली, मीडिया बाहर वाली, एक्सटर्ना मीडिया बीच वाली और एक्सटर्ना बाहर वाली। इंटीमा जो लेयर होती है ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। मीडिया जो होती है ये कैसी होती है, मस्कुलर लेयर होती है। और एक्सटर्ना जो होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है। अब जब भी हमारा जो कॉन्ट्रेक्शन का वगैरह का काम करती है ब्लड वेसल्स, तो उसमें जो मसल्स लेयर होती है वो उसके क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन। ये हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी लेयर होती है, तीन लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना। जो कंटिन्यूस ब्लड के संपर्क में रहती है वो हमारी होती है ट्यूनिका इंटीमा। तो एंडो हम बात कर रहे थे एंडोथीलियम की, तो ये कहती है एंडोथीलियम की तीन लेयर्स थे। तो एंडोथीलियम जो होती है हमारी, नेचुरली क्या करती है, ये दो टाइप के केमिकल सिक्रेट करती है। एक हमारा करती है नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। दूसरा ये सिक्रेट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन का, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है। अब क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड तो क्या करता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है, वैसोडाइलेशन का। और ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, इनएक्टिव प्लेटलेट्स, इनएक्टिव प्लेटलेट्स। अब क्या होगा कि जो हमारा एंडोथीलियम है वो क्या करती है, दो काम करती है। एक तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को सिक्रेट करती है, दूसरा ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 सिक्रेट करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो क्या करता है, वैसोडाइलेशन का। यानी कि वो इस वेसल्स को कभी भी नैरो होने से रोकता है, यानी कि इनका हमेशा डायमीटर क्या करता है, वो सेम रखता है। जबकि प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है, PGI2 जो होता है, वो क्या करता है, हमारी प्लेटलेट्स जो होती है, वो प्लेटलेट्स क्या करती है, हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती है, उनको इनएक्टिवेट करता है। कब? जब ब्लड किसके अंदर बह रहा हो, वेसल्स के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट उसके अंदर हमारी एंडोथीलियम सिक्रेट करती है। अब इसके अलावा क्या होता है, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होती है जो इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा तो इनमें क्या होता है, एक हमारा होता है हिपेरिन सल्फेट। ये क्या हमारा, हिपेरिन सल्फेट, हिपेरिन सल्फेट। ये हिपेरिन सल्फेट क्या करता है, हिपेरिन हम जब भी हम हिपेरिन पढ़ते हैं तो इसका एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट। और ये क्या करते हैं, हमारे कुछ क्लोटिंग फैक्टर, ये एक होता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, उसको क्या करता है, बाइंड करता है। और ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर, एक तो 2, क्लोटिंग फैक्टर 9, क्लोटिंग फैक्टर 10, 11 और 12, इनको क्या करता है, इनएक्टिव करता है। ये इनको कहेंगे, इनको बाइंड करता है या इनको इनएक्टिव करता है। तो हेपेरिन क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, हेपेरिन से क्या बाइंड होगा, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। ये किसकी स्ट्रक्चर है, हमारी एंटी थ्रोम्बिन थर्ड की। ये इसको क्या करता है, बाइंड, ये इससे जब भी बाइंड होगा तो ये क्या करता है, इस क्लोटिंग फैक्टर 2, 9, 10, 11 और 12 को इनएक्टिव करता है। और ये जब ये क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिव हो गए तो उसका मतलब क्या है कि हमारी जो कोएगुलेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी, कोएगुलेशन कास्केड नहीं होगा, और हमारा ब्लड क्या होगा, कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा।
इसके अलावा इसमें एक और क्या मिलता है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। ये हमारा क्या है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। और ये किसको बाइंड करता है, हमारा क्लोटिंग फैक्टर 2 को, क्लोटिंग फैक्टर 2 इसको क्या करता है, ये बाइंड करता है। तो अभी हमने बात की कि क्यों हमारा ब्लड कंटिन्यूअस बहता है। तो ये सारे रीजंस जो होते हैं उनकी वजह से हमारा ब्लड जो है कंटिन्यूअस फ्लो होता है, किसके अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। पहला क्या, हमारी एंडोथेलियम क्या सीक्रेट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टासाइक्लिन। ये क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन का, प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट करने का। हिपेरिन क्या काम करता है, हमारा क्लोटिंग फैक्टर्स को इनएक्टिव करने का, जबकि थ्रोम्बोमोड्यूलिन हमारे क्लोटिंग फैक्टर को इनएक्टिव करते हैं, उनको बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि वो प्रोसेस कि किन किन मतलब ब्लड इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है कोएगुलेशन के अंदर। तो हम उन स्टेप्स का पहले नाम लिखते हैं, कि पहले मैं इवेंट्स के बारे में लिख देता हूं। इवेंट्स इन इवेंट्स इन ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, या मैं बोलूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट होता है। पहले क्या होता है, जब भी हमारी वेसल्स के अंदर इंजरी होती है तो वेसल्स क्या होती है, स्पैज्म होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले वेस्कुलर स्पैज्म। वेस्कुलर स्पैज्म का मतलब क्या है, कि जो हमारी वेसल्स है उनके अंदर स्पाज्म होगा, या वो क्या होगी, हमारी मसल्स जो है, मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जहां से ब्रेक हुआ है वो क्या होगी, वेसल्स पास पास आएंगी, जिससे थोड़ा ब्लड का फ्लो कम होता है। तो पहला क्या है, वेस्कुलर स्पाज्म। अभी अभी हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, पहले हम इसके स्टेप्स के नाम लिखते हैं। दूसरा इसमें क्या होगा, जब भी वेस्कुलर स्पाज्म होगा तो उसमें से क्या निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, बीडब्ल्यूएफ निकलता है, और वो क्या करता है, हमारी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, और क्या बनता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। दूसरा क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तीसरा क्या है, जब भी हमारा जैसे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, इसको परमानेंट कौन करते हैं, हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स। तो उसके बाद में क्या होगा, कोएगुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी यानी कि ये टेम्परेरी होगा, और ये कैसा होगा, परमानेंट, ये परमानेंट। नंबर 4 जो है, अब क्या हो गया, प्लग बन गया, परमानेंट भी हो गया। अब क्या होगा, जो जैसे वेसल्स है, वेसल्स के अंदर सपोज दैट कि एक ये क्या बन गया, एक पूरा प्लग बन गया। अब इससे क्या होगा, इसका डायमीटर कम हो गया। तो इस क्या होगा, ये प्लग क्या होगा, धीरे 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 अपनी साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज होगा तो वापस ये क्या होगी, वेसल्स नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट होगी। तो जब जैसे इसका डायमीटर डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट रिट्रैक्शन। मैं इस प्लेटलेट को पीएलटी लिख रहा हूँ, प्लेटलेट रिट्रैक्शन। और इनका क्या होगा, रिपेयर, रिपेयर हो गई है, और रिपेयर। और नंबर 5 में है, जो हमारा क्लोट बना है, इस क्लोट को क्या करना है, तोड़ना भी है, अल्टीमेटली तोड़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। तो ये हमारी क्या है, इवेंट्स हैं इन ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस, कि क्या क्या प्रोसेस है या क्या क्या इवेंट्स होते हैं हमारे ब्लड को जमने में। और कहाँ से है, ब्लड को जमने से लेके और ब्लड के उस क्लोट को टूटने तक का, ये 5 स्टेप्स है। वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये टेम्परेरी होता है। कोएगुलेशन जो क्लोटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है, ये परमानेंट होता है। चौथा है प्लेटलेट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, और उसके बाद में फिब्रिनोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, हमारा क्लोट पूरी तरह गायब हो जाता है और हमारी ब्लड वेसल्स ठीक हो जाती है। अब हम वन बाय वन एक एक की बात करते हैं कि वेस्कुलर स्पाज्म क्या होता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन क्या होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है, वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म, तो ये हमारी क्या है, एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये सराउंडिंग टिश्यूज है, और ये हमारी क्या है, मसल्स है। तो अब क्या होगा कि सपोज दैट हमारे को क्या हुआ, यहाँ पे इंजरी हुई, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंजरी हुई। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये इंजरी वाला एरिया हो गया। तो जब भी हमारे को इंजरी होती है तो वहां पे हमारी एंडोथेलियम जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, एंडोथेलिन, एंडोथेलिन सिक्रीट करती है। यानी कि ये क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इंजरी हुई तो इंजरी वाली जगह से क्या निकलता है, हमारा एंडोथेलिन निकलता है। ये एंडोथेलिन क्या करता है, हमारी स्केलेटल
स्मूथ मसल्स जो होती है, इन स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे जाके क्या करता है, हमारा ये एंडोथेलिन जुड़ता है। ये क्या होंगे, ये एंडोथेलिन जाएगा और इन मसल्स के ऊपर जुड़ जाएगा। ये हमारे क्या है, रिसेप्टर्स है। ये जैसे ही एंडोथेलिन इन रिसेप्टर्स पे जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, इस स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ये क्या करवाता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, जब भी ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या होंगे, ये एजेस पास में आएंगे। जैसे अगर ये क्या है, एक हमारे नॉर्मल जहां से ब्लड वेसल्स टूटी हुई है ये, अब इसके नीचे ये क्या है, हमारी स्मूथ मसल्स है। जब भी ये स्मूथ मसल्स क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो ये क्या होगी, ये एजेस पास में आएंगे। कि जैसे ये मसल्स इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होंगे, ये इसके जो एज है या ये हम कहें कि टूटी हुई जो वेसल्स है, इसके ये क्या होगी, पास में आएगी। और किसकी वजह से आएगी, रीजन क्या है, इसमें से क्या रिलीज होता है, एंडोथेलिन रिलीज होता है। और ये एंडोथेलिन क्या करता है, हमारा इस स्मूथ मसल्स जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अल्टीमेटली वेस्कुलर स्पाज, वेस्कुलर स्पाज। और क्या होता है, जैसे हमारे कट या इंजरी होती है तो जो ब्लड लीक होता है उसकी वजह से क्या होगा, एक नंबर वन, नंबर टू उसमें क्या होता है, नोसियोसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। नोसियोसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, ये भी स्मूथ मसल्स के ऊपर पाए जाते हैं। और ये क्या होंगे, जैसे ही कोई ये नोसियोसेप्टर्स रिसेप्टर्स होते हैं, और जैसे इंजरी होती है तो इनपे क्या होता है कि ब्लड से बहुत सारे केमिकल्स आते हैं और इनको क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो नोसियोसेप्टर्स जो एक्टिवेट होते हैं उनकी वजह से भी हमारा क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और अल्टीमेटली वेस्कुलर स्पाज होता है। अब क्या होगा, ये तो था हमारा वेस्कुलर स्पाज्म। सेकंड फेज क्या होगी, हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कि वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी इसकी हम बात करते हैं। तो हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है, इसकी तरफ आना इकट्ठा कर स्टार्ट होती है। सेकंड प्रोसेस हमारी है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी सारी सेंट्रीफ्यूजल होती है, मतलब सेंटर के अंदर बह रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारे कट लगता है तो इस कट लगे स्थान से या कहें कि इस प्लेस से क्या निकलता है, हमारा एक फैक्टर निकलता है जिसको हम बोलते हैं वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। और क्या निकलेगा, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। क्या निकलता है यहाँ से, जो हमारी टूटी हुई वेसल्स है उससे निकलेगा VWF। VWF का मतलब क्या होगा, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत बार हमने देखा है कि हमारे को जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर कहाँ से निकलता है, हमारी एंडोथीलियम से निकलता है। और वो भी कहाँ से, जो हमारी जैसे हमारी कोई ब्लड वेसल्स रप्चर होती है तो वहां से क्या निकलते हैं, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। ये वॉन विलिब्रेंड फैक्टर क्या होते हैं, हमारी प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमारी प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनसे बाइंड करते हैं। तो ये क्या होंगे कि हमारी प्लेटलेट्स आएंगी और इनके साथ में क्या होंगी, अटैच होंगी। तो ये क्या हो गया, इस वोन विल्ब्रेंड फैक्टर से ये क्या हो गया, हमारी प्लेटलेट्स अटैच हो गए। ये जो अटैचमेंट है, यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को ये यहाँ पे ये रिसेप्टर्स कौन से हैं, इसको हम बोलते हैं GP1B रिसेप्टर। GP1B ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं GP। और 1B रिसेप्टर जो होता है किसके बीच में होता है, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर और हमारी प्लेटलेट्स के बीच में। ये हमारी क्या है, प्लेटलेट्स के बीच है। अब क्या होगा कि जैसे इससे ये जुड़ गई तो इन प्लेट्स को भी आपस में क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें दीवार बनानी है तो उस जो ईंटें होती हैं उन ईंटों को भी हमें क्या करता है, सीमेंट से जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इस वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर से हमने क्या जोड़ दी, प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स भी क्या होती है, आपस में जुड़ती है। जब ये आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम, वो कौन सा रिसेप्टर से जुड़ती हैं, उसका नाम होता है GP2B, ग्लाइकोप्रोटीन 2B और ग्लाइकोप्रोटीन 3A।
वो क्या होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन 3A। ये रिसेप्टर्स किसमें होते हैं, प्लेटलेट्स के बीच में, और ये किसको जोड़ने में हेल्प करते हैं, हमारी प्लेटलेट्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारी प्लेटलेट्स है जो वॉन ब्रेन फैक्टर से जुड़ती जा रही है, ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है। तो हमारी प्लेटलेट्स क्या सिक्रेट करेंगे, एक तो ये सिक्रेट करेंगे सबसे पहले एडीपी, एडेनिन डाइफॉस्फेट। दूसरा ये सिक्रेट करती है थ्रोम्बोक्सिन ए टू। ये टीएक्स ए टू का मतलब क्या है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू। तीसरा ये सिक्रेट करती है हमारा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो एक क्या किया, एडीपी सिक्रेट किया, दूसरा थ्रोम्बोक्सिन ए टू सिक्रेट किया, तीसरा सेरोटोनिन सिक्रेट किया। अब क्या होगा कि एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन जो है, टीएक्स ए टू जो है, ये क्या करते हैं दोनों मिलके, और हमारी जो प्लेटलेट्स है ब्लड के अंदर, ये प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी और भी प्लेटलेट्स आएंगी और वो आपस में क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे। और क्या होंगे, प्लेटलेट्स आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक प्लेटलेट्स का प्लग बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। कि क्यों बनता है प्लेटलेट, हमारी बोन विल ब्लड फैक्टर रिलीज होता है एंडोथेलियम से, वो प्लेट्स को आपस में जोड़ता है। प्लेटलेट्स एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन ए टू और सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती हैं, जिसमें से एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे और प्लेटलेट्स आती हैं, और ये प्लेटलेट्स आके क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, और ये क्या करती हैं, एक प्लग का फॉर्मेशन करती है, जो आके किस में इकट्ठा हो जाता है, हमारे जो हमारी एंडोथेलियम जो टूटी है या ब्लड वेसल्स टूटी है, वहां पे आके ये क्या करते हैं, एक प्लग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसा होता है, याद रखना, हमेशा टेम्पोरेरी होता है। अब इसको परमानेंट कौन करता है, तो हमारा करते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। लेकिन अभी हमने देखा कि एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए टू ने क्या किया, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट किया। तो ये सेरोटोनिन क्या करता है, तो सेरोटोनिन थ्रोम्बोक्सिन ए टू के साथ मिलकर क्या करता है, ये काम वर्क करता है हमारा स्मूथ मसल्स पे, और यहाँ पे क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, और किसका, स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कौन, हमारा सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए टू या टीएक्स ए टू जो होता है, ये दोनों मिलकर हमारे स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ब्लड वेसल्स और ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अच्छे से बनता है। तो ये था हमारा कि प्लेटलेट्स ने क्या सिक्रेट किया, हमारा एडीपी, टीएक्स ए टू, सेरोटोनिन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारी एंडोथेलियम से क्या सीक्रेट होता है, तो वो सीक्रेट होता है सेरोटोनिन। ये ऑप्शन में था, ये दोनों ऑप्शन में थे नहीं, तो सेरोटोनिन वहां पे सही आंसर गया था। तो याद रखना कि क्या क्या सीक्रेट होता है, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन ए टू और सेरोटोनिन। ये दोनों प्लेटलेट्स एक्टिवेट करते हैं, और ये क्या करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है और ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन स्टेप 2।